सर्वभाषा ट्रस्ट के सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मैं इंदौर से डॉक्टर दीपा मनीष व्यास, संस्था सृजन संवाद, संस्था विचार प्रभा मंच, वामा साहित्य मंच, क्षितिज और हिंदी परिवार की ओर से आप सबको प्रणाम करती हूँ। बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और माता पिता साथ हो तो फिर हर कठिनाई पार हो जाती है। चरण स्पर्श मम्मी पापा को और केशव मोहन पांडे जी, आपका स्वागत है और आभार और धन्यवाद और प्रणाम। इतना अच्छा अवसर आपने दिया, आपसे लगातार मेरी बात होती जा रही है। आप जब लघु कथा पाठ शुरू करना हो आप बताइएगा। अभी मेरे ख्याल से वक्त है थोड़ा सा 6 बजने में, तब तक आप लोगों से ऐसे ही कुछ बातें होती रहेगी। द्विवेदी जी प्रणाम आपको। दिलीप जी, पेनाली दिलीप जी प्रणाम। सर्वभाषा ट्रस्ट के लिए मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, बहुत तारीफ। अशोक लव अंकल तो हैं ही, उन्होंने इतना सब कुछ बताया। लगातार वो बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अच्छा लगता है। अमरीश पुरवाल भैया प्रणाम। अभी तक सिर्फ सुना था, अब आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है ऐसे, और जल्दी हम फिर मिलेंगे सब साथ में। बस ये संकट की घड़ी टल जाए और फिर सब साथ हो जाए। पांडे जी का आदेश होते ही हम अपना ये आयोजन जो है कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। अभी तो सिर्फ सकारात्मक सोच लेकर चलना है। जो एक छोटा सा वायरस है, छोटा दिखने में है बहुत बड़ा। इंदौर से डॉक्टर गरिमा संजय दुबे, मेरी प्यारी भाभी, वो भी आ गई हैं, जो आपसे रूबरू हो चुकी है पहले और मुलाकात कर चुकी हैं आपसे, और बेहतरीन कहानीकार हैं। बहुत अच्छा, हर विधा में वो हस्तक्षेप रखती हैं। आप उनको लगातार पढ़ते रहते होंगे। कहीं न कहीं उन्हीं से ही सीख रही हूँ, बोल सकती हूँ। कवियत्री प्रमीला पांडे जी नमस्ते। अंजू श्रीवास्तव निगम दीदी नमस्ते। अब मैं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगी जी। मेरे खुद के लिए सौभाग्य की बात है सर्वभाषा ट्रस्ट के सभी सदस्यों से जुड़ना। डॉक्टर दीपा मनीष व्यास, इंदौर से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। लिखती थोड़ी मनमोजी टाइप की हूँ, कभी कहानी भी लिख लेती हूँ, कभी कविता लिख लेती हूँ, कुछ मूड बनता है तो शेर भी लिख लेती हूँ, और कभी कभी गज़ल तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ अल्फाज अपने जो रहते हैं उसको जो महसूस करती हूँ अल्फाजों में डालने की कोशिश करती हूँ। लेख लिखती हूँ, व्यंग लिखती हूँ, और बस यही है। अब एक नई विधा अभी सीख रही हूँ, हाइकू में कुछ लिखा हुआ है, पर अभी आज लघु कथा पाठ करना है। तो मेरी सबसे पहली जो लघु कथा है सेतु, आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ, भगवान गणेश जी का नाम लेकर। जय गणेश। सेतु लघु कथा। बेटा, रात को इतनी देर से आते हो? देर रात बाहर यूं रहना ठीक नहीं। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं शहर में घटती रहती है। मन घबराता है, अब फिक्र होती है तुम्हारी। क्या पापा, रोज थोड़ी ही देर होती है? कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी हो जाती तो बैठ जाता हूँ दोस्तों के साथ। आप फिक्र मत किया करो। राहुल पिताजी की बातों को अनसुना कर एक सांस में सब बोल गया। तभी राहुल का 6 वर्षीय बेटा मोनू आया और राहुल से कहा कि पापा, मैं दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जा रहा हूँ।
पापा मैं दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जा रहा हूँ, बार बार आवाज़ मत लगाना। पर बेटा ज़्यादा देर मत करना, और हाँ घर के आसपास ही साइकिल चलाना, दूर मत जाना, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी, राहुल ने चिंतित स्वर में कहा। मोनू दरवाजे तक पहुंचा और बोला, कभी कभी तो वक्त मिलता है दोस्तों के साथ खेलने का, रोज थोड़े ही जाता हूँ, आप फिक्र मत किया करो। और आपने दादाजी को देखा ना कि आपने दादाजी को देखा ना, वो भी कितना फिक्र करते हैं, और अपने दादाजी की ओर देखकर एक आंख झपकाकर मुस्कुरा दिया, जैसे उनकी सब बात मान पोते ने रख लिया हो। राहुल कभी पिताजी को तो कभी बेटे मोनू को देख रहा था। दादाजी के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी कि पीढ़ियों के मध्य का सेतु कमज़ोर नहीं है। ये मेरी लघु कथा थी सेतु। अशोक लाव अंकल जी प्रणाम आपको। ये सेतु लघु कथा मैंने जो आज पीढ़ियों का अंतर है उसके ऊपर आधारित लिखी थी, आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। मेरी अगली लघु कथा है ग्लानि। ग्लानि लघु कथा का शीर्षक है, क्या अग्रवाल साहब क्यों महिला स्टाफ के खिलाफ उलझुल बोलते रहते हो? उनके पहनावे रहन सहन पर फप्तियाँ कसते हो? अपना काम किया करो ना, मेहता जी ने समझाते हुए कहा। क्या मेहता, तू तो बस फाइलों में आंखें गड़ाकर बैठ, कभी कभी नजरें उठाकर भी देख लिया कर। देख तो सही कितनी अच्छी फैशन परेड होती है ऑफिस में, एक से बढ़कर एक कपड़े, मेकअप, और हो भी क्यों ना, इसी बूते पर तो प्रमोशन मिलता है इन लोगों को। कामकाज कुछ करना नहीं, बस इम्प्रेस करने आती है हमको। हमको 10 साल में एक प्रमोशन नहीं मिला, और ये लीपा पोती करके। तभी मेहता जी बोले, ये बात छोड़ो और सुनाओ भाभी जी के क्या हालचाल हैं? सुना है उनको 4थी बार प्रमोशन मिला है, यदि कोई उनसे ऐसा कहे तो? अग्रवाल जी चिड़चिड़ाते हुए बोले, ऐसे कैसे कोई कह देगा? उनको प्रमोशन मिला क्योंकि मेहनत करती है वो। शी इज़ वेरी सिंसियर एम्प्लॉय, यू नो, शी इज़ वेरी सिंसियर एम्प्लॉय, यू नो। तभी एक उनके हाथ में एक कागज़ आता है और वो देखकर एकदम चौंक के भागते हैं बाहर की तरफ। वहाँ पर एक व्यक्ति उनको मिलता है और वो अंदर आके अपना सामान उठाते हैं और फटाफट बाहर की तरफ दौड़ते हैं। ऑफिस में सभी स्तब्ध रह जाते हैं। तो वो पूछते हैं, अरे ये क्या हुआ अचानक, ये बाहर क्यों चले गए, इनको क्या हो गया, इनका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? तो वह थोड़ी देर में खबर मिलती है कि श्रीमती अग्रवाल ने कार्यालय के कर्मचारियों की फप्तियों से आहत होकर आत्महत्या कर ली। सभी कर्मचारी शोक बैठक में जाते हैं। महिला कर्मचारियों को देख अग्रवाल साहब के कानों में फैशन परेड, प्रमोशन, इम्प्रेस जैसे शब्द गूंजने लगते हैं और ग्लानि से उनकी आंखें झुक जाती है। ये आज की जो परिस्थितियां हैं कामकाजी महिलाओं के साथ में जो होता है, ये उसके ऊपर आधारित मेरी लघु कथा थी ग्लानि। अब है सिग्नल। लघु कथा का शीर्षक है सिग्नल। चल दौड़, लाल बत्ती हो गई, चिल्लाते हुए कुछ बच्चे गाड़ियों की ओर दौड़े। तभी दीनू की नज़र शानू पर पड़ी। शानू चुपचाप खड़ा लाल बत्ती को देख रहा था। दीनू जोर से चिल्लाया, चल दौड़ शानू, हरी बत्ती होने वाली है, गाड़ियां निकल जाएगी तो कमाई नहीं होगी, जल्दी चल। ऐसा कहकर उसने शानू का हाथ खींचा, पर शानू ने झटके से उसका हाथ अलग कर दिया और बोला, तू जा, मैं नहीं आऊँगा। दीनू रुक गया। शानू, तू रो रहा है? क्या हुआ बता, क्यों रो रहा है? देख, अगर ये लाल बत्ती से हमारी कमाई है, बड़े लोगों की गाड़ियां आकर रुकती है, थोड़ा पीछे लगो तो कमाई भी हो जाती है, फिर कालू दादा के डंडे और गरम चिमटे का सामना भी नहीं करना पड़ता। दीनू एक सांस में सब बोल गया। शानू ने दीनू का हाथ पकड़ा
और कहा कि गरम चिमटे और कालू दादा के डंडे से भी पीड़ा ये लाल बत्ती देती है। दीनू ने उसे देखा और कान में कहा कि तू ये क्या कह रहा है? तो उसने कहा, मैं सही तो कह रहा हूँ, ये लाल बत्ती मुझे ज़्यादा दुख देती है, ये ज़्यादा मुझे परेशान करती है। दीनू ने उसे देखा और कहा, देख हरी बत्ती हो गई, भाग जा, जीवन रुका नहीं, फिर से शुरू कर, भाग शानू भाग। शानू ने दीनू का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए हरी बत्ती की ओर दौड़ पड़ा। ये मेरी कहानी थी सिग्नल, कि बच्चे कैसे वहाँ पर जब लाल बत्ती होती है तो वो वहाँ पे भीख मांगते हैं, भिक्षा याचना करते हैं, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, हरी बत्ती होती है, सब गाड़ियाँ चलने लग जाती है और वो मायूस होकर देखने लगते हैं। अगर उनकी कमाई कम होती है तो उन्हें कालू दादा के डंडे और गरम चिमटे का बहुत भय रहता है। ये एक बच्चों के अंदर जो पनप रही भावना है कि वो किस तरह से हिम्मत करके उस लाल बत्ती को पछाड़ के और ग्रीन बत्ती को देखते हैं और भागते हैं वहाँ से। तो ये मेरी कहानी सिग्नल थी। अब एक कहानी लघु कथा है जो वो है मनोहर दुबे जी, इंदौर से मालवा थिएटर इन्होंने स्थापित किया है। मालवा थिएटर के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं मनोहर दुबे जी। तो मालवा के हैं इसलिए मैं उनका स्वागत मालवी में ही करना चाहूँ। तमारो घणो स्वागत है मनोहर दुबे जी। तम आया आशीर्वाद देने जरूर, इका वास्ते तमारो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अशोक लव अंकल जी, धन्यवाद। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है झुमरी। झुमरी जो जब मैं लघु कथा पढ़ूंगी आप देखिएगा कि ये केवल एक झुमरी की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी झुमरियों की कहानी है। बहुत सारी झुमरियाँ हैं जो संघर्ष कर रही है। ऐसी झुमरी जो आपको हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी आप देखेंगे, कभी बड़ी झुमरी तो कभी छोटी झुमरी, कुछ वृद्ध झुमरी तो कुछ बचपने से भरी हुई मासूम झुमरी, तो कुछ यौवन की दहलीज पर कदम रखती झुमरी। तो ये मेरी अगली लघु कथा है और शीर्षक है झुमरी। बस्ती के उस पार सड़क पर जैसे जैसे बैंड बाजी की आवाज बढ़ती जा रही थी, 7 वर्षीय झुमरी का दिल उतने ही जोर से धड़कता जा रहा था। सहसा माँ की आवाज गूंजी, झुमरी बहरी हो गई क्या? सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से बोल रही हूँ कि साड़ी लपेट, चल झूमर उठाना है, बारात का टेम हो गया है, बाजा वाला पैसा नहीं देगा, जल्दी उठ साड़ी लपेट। नी मेरे को नहीं पहनना साड़ी, झुमरी जोर से चिल्लाई। ऐसा मारूंगी कि मुंह लाल हो जाएगा। देखो महारानी को साड़ी लपेटेगी तो थानेदार का हाथ रोकने को पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो बाल मजूरी के जुर्म में अंदर कर देगा। तुझे पता है ना कि बच्चों को काम नहीं करवाया जाता, बाल श्रम बाल मजदूरी पे पुलिस वाला डांटता है। उठ, झुमरी जोर से चिल्लाई। साड़ी नहीं लपेटूंगी। वो बाजा वाला साड़ी के अंदर हाथ और उसकी सिसकी से कमरा गूंज उठा। बाप दिन भर दारू पीकर पड़ा रहता है, तेरा भाई बीमार है, कहाँ से पेट भरूं, कहाँ से दवा लाऊं? ये भाग्य है अपना, चल उठ, सहना पड़ेगा तुझको, पहन साड़ी। झुमरी ने एक नज़र बिस्तर पर पड़े बीमार भाई पर डाली और फिर सड़क के दूसरे ओर पड़े झूमर को देखा। डरते हुए साड़ी लपेट झूमर और उसके भाग्य को मापने लगी। उसे लगा जैसे वो दोनों सड़क किनारे पड़े अपने भाग्य को रो रहे हैं। ये झुमरी कहानी थी जो जब मैं कई बस्तियों में मुझे जाने का मौका मिला, उन लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ महसूस किया कि इस तरह से जो प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को और विशेषकर छोटी छोटी बालिकाओं को, तो
रूह कांप गई सुनकर कि ये एक सत्य घटना थी कि उनके साथ इस तरह किया जाता है। साड़ी पहनाया जाता है ताकि वह बड़े लगे, उनकी उम्र पता न चले। उनको बोला जाता है कि तुम साड़ी पहन लो, उनको घूंघट दे दिया जाता है और पास में एक छोटा सा बच्चा दे दिया जाता है उनकी गोदी में, ताकि ये लगे कि वो एक महिला है, शादीशुदा है, बच्चा है। और जो पुलिस वाले हैं वो उनको छोड़ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं शारीरिक प्रताड़ना का, यौन प्रताड़ना का शिकार बन जाती हैं मासूम बच्चियां, और चिल्ला नहीं पाती वो, क्योंकि ये उनकी मजबूरी होती है, उनको अपनी आवाज़ रोकनी पड़ती है। ये झुमरी थी। और अब मेरी जो कहानी है, लघु कथा है, वो है सोच। सोच जो लघु कथा है वो एक विचार सामने लेकर आती है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं और हम सामने वाले के लिए किस तरह की भावना रखते हैं, कुछ उसी पर आधारित है ये सोच। विनी देख, अपनी शालू के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, एक लड़का है और 2 बहनें हैं। और तो और लड़का बहुत अच्छी जॉब में भी है, बेंगलुरु की किसी बड़ी कंपनी में है। अपनी शालू तो राज करेगी, राज वहाँ पर। तू हाँ कर दे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मालिनी भाभी एक सांस में अपनी बात कह गई। पर विनी ने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कहा भाभी आपने? लड़का एक ही है, इकलौता? ना बाबा ना, मैं अपनी शालू को उस घर तो नहीं ब्याहूंगी। 2 बहनों की शादी करेगा, फिर पूरी जिंदगी माता पिता का ख्याल रखेगा, अकेला ही सब करेगा। 2 लड़के हो तो दोनों मिलकर संभाले, बारी बारी से दोनों लड़कों क्या रहेंगे, अकेली शालू पर बोझ आ जाएगा। ना बाबा ना, मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, यहाँ बात मत चलाओ। मालिनी भाभी उदास हो गई और बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम्हारी सोच। अच्छा ये बताओ कि अपने बिट्टू के लिए तुमने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई, कोई पसंद क्यों नहीं आई? बिट्टू की भी तो शादी करना है। विनी निराश होकर बोली, अब क्या बताऊं भाभी जी, हमें तो सब जम जाता है, पर पता नहीं क्यों लड़की वाले ही मना कर देते हैं। गहरी सांस छोड़ते हुए भाभी बोली, हाँ सही बात भी है, तुम्हारा भी तो एक लड़का ही है। विनी के हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। वह एकटक भाभी को देख रही थी। अब भाभी चली गई, पर उनके शब्द कानों में गूंज रहे थे, तुम्हारा भी तो एक ही लड़का है, तुम्हारा भी एक ही लड़का है। ये लघु कथा जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी रचनाकार जब कुछ रचना करता है तो आसपास जो घटनाएं घटती है वही हम लोग महसूस करते हैं और वही लिखते हैं। तो बस यही। केशव मोहन पांडे जी आपका धन्यवाद, अशोक लाव अंकल जी का धन्यवाद। और मेरी अगली लघु कथा है 2 पैसे। उसका शीर्षक है 2 पैसे। पापा घर कब चलोगे? चलो ना जल्दी, देखो रात हो गई, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। आप कब चलोगे? बंटू उसके पापा के आसपास घूम घूम कर बोलता जा रहा था और उसके पापा का पूरा ध्यान ग्राहकों को लुभाने में था और बुलाने में था। दिवाली का बड़ा त्योहार था, खूब बड़ी भीड़ लगी हुई थी बाजार में। जगमगाती दुकानों के आगे जैसे फुटपाथ पर दिए और पूजन सामग्री लेकर बैठे हैं, वैसे ही रमेश भी बैठा था जैसे और लोग बैठे थे। यही त्योहार तो होते हैं कि थोड़ी कमाई की गुंजाइश हो जाती है, तो घर का त्योहार भी थोड़ा सा मन ही जाता है। बंटू एक जैसे बोले जा रहा था। रमेश ने उसे जोर से पकड़ा और जमीन पर धम्म से बैठा दिया। वह रुआंसा होकर बैठ गया
और रमेश ग्राहकों को आवाज़ लगाने लगा। ओ दीदी ले जाओ, पक्के वाले दिए हैं, खिरेंगे नहीं, बिखरेंगे भी नहीं, ले जाओ। साहब, ओ भैया, ये डिज़ाइन भी है इनमें, देखो ना, मैडम जी खुश हो जाएंगी। छोटी झाड़ू भी है, लक्ष्मी माता का पाना भी है। ओ मैडम, आओ ले जाओ। लोग आते जाते देखते और निकल जाते, कोई भी नहीं रुक रहा था। सब आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रमेश आवाज़ लगा लगा के ग्राहकों को बुलाता जा रहा था। तभी पापा घर चलो ना, बंटू फिर धीरे से बोलकर सहम गया। सब अब कि रमेश ने उसे गोद में बिठाया और पूछा, क्या करेगा रे घर जाकर? पापा, घर पर माँ अकेली है, पूजा भी तो करना है ना। घर पर माँ अकेली है, पूजा भी तो करना है ना। 2 पैसे मिलेंगे तो तुझे, घर पर माँ अकेली है, पूजा भी तो करना है ना, घर में भी तो दिए जलाकर रोशनी करना है, बंटू ने धीरे से बोला। रमेश बेबस हो मुस्कुराकर बोला, देख यहाँ कितनी रौनक है, ग्राहक आ रहे हैं। 2 पैसे मिलेंगे तुझे तो नए कपड़े दिलाऊंगा, तेरी माँ के लिए साड़ी लाऊंगा, और तुझे मिठाई पसंद है ना, वो भी लाऊंगा। पूजा हम रात को करेंगे, अभी हमारा काम ही हमारी पूजा है। बंटू ने आश्चर्य से पूछा, 2 पैसों से इतना कुछ मिल जाता है? सिर्फ 2 पैसों से? रमेश मुस्कुरा दिया। तभी बंटू फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों से मनुहार करने लगा। ओ आंटी जी, दिए ले लो, पूजा का सामान ले लो, डिज़ाइन वाले भी तो हैं, ये देखो कितने अच्छे हैं, आप ले लो। रमेश ने बंटू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू रहने दे, ले बैठ, बताशा खा, तू मत कर। क्यों रे? उसने कहा, नहीं, मुझे भी 2 पैसे कमाना है। रमेश ने कहा, क्यों रे, तुझे क्यों पैसे कमाना है, मैं हूँ ना। हाँ पापा, आप हो ना, आप मेरे लिए नए कपड़े, माँ के लिए नई साड़ी लाओगे और मैं आपको नए जूते दिलाऊंगा। देखो आपके पैर कितने छिल गए हैं, दुखते होंगे ना। बंटू रमेश के फटे छीले पैरों को देखकर बोला। रमेश ने उसे गले लगाकर कहा, अब तक दुखते थे रे, पर अब मलहम लगा दिया है तूने। प्रेम के दीप से रोशनी तो हो चुकी थी रमेश के जीवन में। ये मेरी लघु कथा थी 2 पैसे, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। हमारे बीच इंदौर से देवेंद्र सिंह सिसोदिया भैया भी हैं, धन्यवाद अंकल। ये जब मैंने लिखी थी लघु कथा तो हम लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए गए थे बाज़ार, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कूद कूद कर सबको बुला रहा था, और मैं उसे देख रही थी कि कितना मैंने उससे पूछा, मैंने बोला कि तुम थके नहीं? तो बोलता, नहीं, मुझे पैसे कमाना है, फिर हम भी तो दिवाली मनाएंगे। ये है जो है वास्तविकता। और वाकई में जब मैंने ये लघु कथा लिखी थी तो वो बच्चे का जो चेहरा था वो मेरी आंखों के सामने लगातार घूमता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किस तरह से इसको मैं करूं। आप सब इतने अच्छे अच्छे मुझे टिप्पणी कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, आपको मेरी लघु कथा पसंद आ रही है। आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और आप मुझे शुभकामना दीजिए कि मैं आगे और अच्छा कर सकूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा मनमोजी टाइप की हूँ, कभी भी कुछ भी लिखती हूँ, मतलब कभी कहानी लिख लेती हूँ, कभी कविताएं लिख लेती हूँ। मैंने कहा कि मैं शेर भी लिख लेती हूँ, बस मूड होना चाहिए कि हाँ बैठे हैं तो शेर और शायरी भी थोड़ी सी कर ली, और थोड़े से उर्दू के अल्फाज अच्छे लगते हैं, तो कभी मन होता है, कुछ ऐसा एहसास होता है तो कभी वो भी लिख लेती हूँ। तो और अभी हाइकू, जैसा मैंने बोला मैं सीख रही हूँ, तो कुछ हाइकू भी लिखने की कोशिश की है। जब भी आपका आदेश रहेगा मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगी वो। नई जिंदगी। आप अगली लघु कथा की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि समय सीमा भी है, समय का ध्यान रखना भी ज़रूरी है मुझे। तो अगली लघु कथा है मेरी नर्म जिंदगी, जो
बस इसी तरह से मैंने उसको लिखी थी। कभी बैठे बैठे ऐसे ही ध्यान आया कि क्यों ना जब एक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं हम लोग, तो वो ज़िंदगी कैसी होती होगी, उसमें बातचीत क्या होती होगी जो रिटायरमेंट लाइफ एक्चुअली जीते हैं। तो एक जो रिटायरमेंट लाइफ होती है वो सबसे बेस्ट होती है। मतलब मैं तो समझती हूँ कि असल ज़िंदगी ही वो होती है जब आप सिर्फ अपने साथ में होते हो, अपने जीवन साथी के साथ में होते हो, और वो पल सिर्फ आपके होते हैं, और कई पुरानी यादें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस उसी को लेकर मैंने ये लघु कथा लिखी है, नर्म जिंदगी। अरे राधा, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? सक्सेना जी बेसब्री से आवाज लगाए जा रहे थे। राधा ने कहा, अरे कहाँ क्या, यहीं तो हूँ, बाहर बरामदे में। आ जाओ आप भी बाहर। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा बाहर, मैं तो समाचार देख रहा हूँ। तुम चाय बनाओ ना, चाय का टाइम हो गया भाई, कितनी देर लगा रही हो तुम? अरे चाय वाय बाद में, आप बाहर आओ, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सिंदूरी शाम, पंछियों की चहचहाट। आओ बाहर आओ। क्या सड़े समाचार सुनते रहते हो दिन भर? राधा ने थोड़ा जोर देकर कहा। सक्सेना जी बाहर आए और बोले, लो आ गया। अब क्या, ये शाम तो रोज ही ऐसी होती है, इसमें नया क्या है? तुम भी ना कुछ भी बातें करती हो। अब तो चाय पिला दो भाई। ठीक है, लाती हूँ, कहकर राधा रसोई में गई। जब लौटी तो चाय के साथ पकोड़े भी थे। सक्सेना जी खुश होकर बोले, अरे वाह पकोड़े, क्या बात है आज तो। अच्छा ये बताओ, नरम है ना, कड़क तो नहीं है? राधा ने प्यार भरी संतुष्ट नज़र से सक्सेना जी को देखा और कहा, नहीं जी, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बहुत नर्म है, हमारी जिंदगी की तरह नर्म है। राधा ने जब ये कहा तो सक्सेना जी ने आश्चर्य से पूछा, जिंदगी की तरह मतलब? राधा मुस्कुराकर बोली, हाँ जिंदगी की तरह। पहले बच्चों की, घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझकर हमारी जिंदगी भी कड़क पकोड़ों की तरह हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या किया जाए, न खाते बनता था न निगलते बनता था। अब देखो सब बच्चे अपने अपने चले गए, सेटल हो गए, आप रिटायर्ड हो गए, अब कौन रह गया? बस हम दोनों और हमारी नर्म सी जिंदगी, है ना, इन नरम पकोड़ों जैसी नर्म सी जिंदगी हमारी। सक्सेना जी ने राधा को पकोड़ा खिलाते हुए कहा, जिंदगी की तरह नहीं, तुम्हारे प्रेम की तरह नर्म है जिंदगी। एक दूसरे को देख दोनों मुस्कुरा दिए। शाम खूबसूरत हो चली थी और प्रेम की नरमाहट आंगन में फैल चुकी थी। ये नर्म जिंदगी उनके लिए जो अभी बहुत अच्छे नर्म नर्म पकोड़े खा रहे हैं और खाते रहेंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं उन सभी रिटायर्ड लोगों से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कि वो भरपूर लाइफ जिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी है और इसमें आप अपनी सारी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां पूरी करके आए हैं, तो इसको भरपूर जिए आप। रजनी रंजन जी यहाँ पर हैं, मैं उनको नाम करती हूँ। और भी जो साथी यहाँ पर जुड़े हैं दिल्ली से, इंदौर से और भी जगहों से, भोपाल से, जहाँ से भी आप हैं, किसी भी शहर से, आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम। ये मेरा पहला है जो सर्वभाषा ट्रस्ट ने FB लाइव पर जो मौका दिया है, ये मेरा प्रथम अवसर है जब मैं FB पर लाइव हो रही हूँ, और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पढ़ यहाँ पर बैठ के रही हूँ अकेले, सामने पतिदेव और बच्ची बैठे, लेकिन महसूस हो रहा है कि आप सब हो मेरे साथ में सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी जो अगली लघु कथा है उसकी तरफ जाऊंगी, जो मैंने अभी लिखी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना किस तरह से संकट हमारी तरफ आया हुआ है। एक वायरस ने बिल्कुल हाहाकार मचा के रखा हुआ है सब दूर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति भी हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं वो अपनी पूरी गृहस्थी समेट के बस निकल पड़े हैं पैदल पैदल। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, सभी कुछ है, लेकिन एक जीवन की आस में, एक ज़िंदगी के लिए
वो निकल गए हैं, बस वो रुक नहीं पा रहे हैं। तो उसी को लेकर मैंने एक लघु कथा अभी लिखी है 4-5 दिन पहले। शीर्षक है अपना गांव, क्योंकि अपना गांव सबको प्यारा होता है, बस उसी तक तो पहुंचना होता है सबको। कहीं काम करते हैं लेकिन मंजिल जो रहती है हर किसी की, वो अपना घर होता है। और एक श्रमिक जब सब कुछ छोड़कर आता है तो उसको अपने घर जाना होता है। तो बस उसी को लेकर मैंने अपनी एक लघु कथा लिखी है, अपना गांव, आप सबके समक्ष। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ता हुआ मजदूरों का काफिला अपने अपने घर की ओर पलायन कर रहा था। देश की भयावह स्थिति को दर्शा रहा था। हर मजदूर अपने घर पहुंचना चाह रहा था। सभी एक दूसरे के सहारे मीलों लंबा सफर तय कर रहे थे। कोई भूख प्यास से बेहाल था तो कोई थका हुआ निढाल, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि अपने गांव पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद के सहारे रामदीन का परिवार भी चल पड़ा। पूरे 4 दिन का सफर था, पैदल चलना था। पत्नी चंपा, 2 बच्चे कालू और भूरी के साथ ही छोटा भाई और उसका परिवार भी था। रात कहीं भी सड़क किनारे, खेत खलिहान में गुजार लेते और सुबह फिर पदयात्रा शुरू हो जाती। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने भोजन पानी की व्यवस्था भी की थी, तो थोड़ा सुकून मिल जाता था। एक दिन ऐसे ही एक तंबू में नाश्ता करते हुए पसीने से बेहाल भूरी की नजर दूर खड़ी एक इमारत पर पड़ी। वह इमारत देखकर चहककर बोली रामदीन से, बाबा देखो, ऐसे कितने बड़े बड़े घर आपने और माई ने बनाए हैं, है ना? रामदीन ने खुश होकर कहा, हाँ रे, बहुत बनाए। और मुस्कुराकर उसने अपने गमछे से भूरी के माथे का पसीना पोंछ दिया। थोड़ी देर में एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से 2 लोग बाहर आए और कार में बच्चे अंदर ही बैठे रहे। तभी कालू ने अपने चाचा से कहा, ओ चाचा देखो, ये तो वैसी ही गाड़ी है जो आपने कभी सुधारी थी, जो तूने कभी सुधारी थी। एक बार इतनी बड़ी गाड़ी, इसमें कितना ठंडा रहता ना अंदर, इसमें बैठकर तो दूर दूर जा सकते हैं, है ना चाचा? चाचा ने कालू के छिले हुए पैर पर कपड़ा बांधते हुए कहा, हाँ रे, ऐसी बहुत सी गाड़ियां सुधारी है। अब चलकर देख तो तेरे पैर से खून तो नहीं आ रहा ना? कालू खुशी से उठकर चला और चहककर बोला, नहीं चाचा, अब खून नहीं आ रहा। चलो उठो, गांव जाना है ना, मैं चल सकता हूँ, चलो अपने घर, गांव जाना है। चंपा ने सबको सत्तू खिलाया और सब उत्साह से अपने गांव की ओर चल पड़े। ये मेरी लघु कथा थी, अपना गांव, जो आज के हालातों पर मैंने लिखी थी ये, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। शशांक इंदौर से। अशोक लव अंकल का बराबर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। देवेंद्र सिंह सिसोदिया। सुषमा दुबे जी इंदौर की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं और साथ ही मालवी भाषा के उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मालवा थिएटर की बहुत अच्छी कलाकार है, मेरी बड़ी बहन समान है। और ये मैंने कुछ विषयों पर अपनी ये कुछ लिखी हैं लघु कथाएं, जो कुछ अलग अलग हटकर भी हैं। इसमें एक जो लिखी थी वो आज के जो लिव इन रिलेशनशिप है उस पर मैंने लिखी है। आज जो लिव इन में रहा जाता है, ये एक फैशन बन गया लिव इन पे रहना। दरअसल आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोचती है कि हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, जान जाएंगे और हम बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन होता कभी कभी उल्टा है, क्योंकि
अगर आप बहुत ज़्यादा खुलेपन से बाहर आते हैं, आप बहुत एकदम अपने आप को इस तरह से मॉडर्निटी जो गलत है, मॉडर्न शब्द का जो एक गलत प्रचार प्रसार हो रहा है खुलेपन के साथ, अगर आप वो वाला अपनाते हो तो कहीं ना कहीं असलियत सामने जीवन साथी के सामने भी आती है। तो उसी पर आधारित मैंने एक अपनी लघु कथा लिखी है, जड़हीन, कि किस प्रकार से आप अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं। शीर्षक है जड़हीन। सर्वभाषा ट्रस्ट के सभी सदस्यों का मैं फिर से अभिवादन करना चाहूँगी। लघु कथा जड़हीन आपके सामने। आज तृष्णा बहुत खुश थी। आज के दिन यानी 10 अक्टूबर को अधीर ने उसे प्रपोज किया था। आज उस बात को 5 वर्ष बीत गए, पर साथ रहते रहते आज ही के दिन 4 वर्ष पूरे हो गए। तृष्णा आज मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज वह अपने दिल की बात अधीर से जो कहने वाली थी। तभी गुनगुनाता हुआ अधीर आया और उसने रोज की तरह कृष्णा के बालों को सहलाया और सोफे पर पसर गया। तृष्णा उसके पास जाकर बैठ गई और प्यार से अधीर को कहा, सुनो अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। सुनो अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। अधीर ने, फैसला? कैसा फैसला? तृष्णा कहती है, शादी का। अब हमें शादी कर लेना चाहिए। अधीर बोलता है, शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? तृष्णा एकदम चौंक जाती है और बोलती है, अचानक? अचानक मतलब? हम 4 साल से साथ रह रहे हैं और तुम कह रहे हो अचानक? देखो अब देर नहीं, अब हमें हमारे रिश्ते को नाम देना ही होगा। कब तक हम यूं इस तरह साथ साथ? फिर तुमने ही तो कहा था कि हम एक दूसरे को पहचान लें, जान लें, फिर शादी कर लेंगे। 4 साल से हम लिव इन में रह रहे हैं। क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचान पाए अधीर? तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचान पाए? अधीर, मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गया हूँ। तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तुमने भी मुझे पहचान ही लिया होगा। चेहरे पर विद्रूप हंसी लिए वह जा चुका था। तृष्णा सोफे से अब जमीन पर गिर चुकी थी और टूटे वृक्ष की भांति खुद को जड़हीन महसूस कर रही थी। ये हकीकत है कि किस तरह से आज जो बच्चे सोचते हैं कि लिव इन में रहेंगे, एक दूसरे को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, पर कई बार बहुत कुछ विपरीत होता है और वो यथार्थ तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। तो जो इस प्रकार से हम लोग जो आप सुन रहे हैं मेरा लघु कथा पाठ और मुझे अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं बहुत अभिभूत हूँ ये देखकर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और अगर समय हो गया है शायद से, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि 6:30 बजे तक का वक्त है, तो जैसा पांडे जी आदेश करेंगे। केशव पांडे जी, अलका गुप्ता जी, धन्यवाद। मिशी हमारे साथ में इंदौर से शिवानी जुड़ी हुई है, जिनका प्यारा सा छोटा सा नाम है मिशी व्यास। इंदौर से बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं, अभी नवोदित रचनाकार के रूप में उभर रही हैं हमारे साथ में। अशोक लव अंकल, धन्यवाद आपका। जी ठीक है, मेरी 1-2 लघु कथाएं और मैं सुना देती हूँ। अलका गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है एक सर्वभाषा ट्रस्ट के साथ में जुड़कर। ये मेरी जो लघु कथा है, इसका शीर्षक है कैंडल मार्च। गीता राज जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल,
देवेंद्र सिसोदिया जी का आदेश ही कुछ और सुनाओ। भैया पहले लघु कथा सुना देती हूँ, बाद में एक अपना छोटा सा जो भी कुछ लिखा है कविता या गज़ल नुमा कुछ और तो भी मैं सुनाऊंगी। एक लघु कथा सुना देती हूँ मैं पहले, फिर मेरी कुछ कविता हाइकू है जो लिखे थे तो वो मैं आपको सुनाऊंगी। वो मेरा प्रथम प्रयास है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको आशीर्वाद दें और बताएं कि आपको कैसा लगा। मतलब अच्छा तो लगते ही है, लेकिन कुछ कमी हो तो बताइएगा आप। तो एक लघु कथा है जो सबको बहुत पसंद आती है, तो वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, कैंडल मार्च करके। उसका नाम है कैंडल मार्च। शीर्षक: समाचार पत्र को तेज में फेंकते हुए नेताजी ने अपनी समाज सेविका और महान लेखिका धर्मपत्नी को कहा, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? छोटी छोटी अबोध कन्याओं के साथ बलात्कार, जैसे स्त्री ही नहीं देह हो गई है। तुम बताओ आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? धर्मपत्नी ने बड़े ही चिंतातुर शब्दों में कहा, सच, अब हमें ही कुछ करना होगा, सबको विरोध करना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ महिला संगठनों को आज शाम चौराहे पर इकट्ठा होने को कहा है। हम विरोध प्रदर्शन के बाद कैंडल मार्च भी निकालेंगे। आप भी शामिल होइए, आपकी पार्टी का भी नाम हो जाएगा। प्रेस वालों को बोल दिया है, अच्छा कवरेज होना चाहिए। मैंने आज सुबह जल्दी उठकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस विषय में सारे लेख डाल दिए हैं और सबको इनवाइट कर लिया है। और 4 प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये समाचार प्रकाशित होने को दे दिया है कि हम वहाँ पर कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। ज्वलंत मुद्दा जो है, फेसबुक पर लोग मेरे विचारों को बहुत लाइक कर रहे हैं। नेताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है, तुम जानी मानी लेखिका बन गई हो, अब समाज सेविका बन गई हो, हर मुद्दों पर तुम्हारी लेखनी अच्छी चलती है। अच्छा सुनो, एक बात बताना भूल गया। कल रात को एक सामाजिक संस्था से फ़ोन आया था कि वो कह रहे थे कि वो बलात्कार पीड़िता से मिलने उसके गांव जा रहे हैं और हम लोगों को भी साथ चलने का बोल रहे हैं। गांव? क्यों? ना बाबा, मैं इतनी गर्मी में नहीं जाने वाली गांव वाँव। मेरे लिए तो ये पेपर में लेख छपाना, फेसबुक व्हाट्सएप पे ठीक है, और फिर कैंडल मार्च निकाल तो रहे हैं हम लोग। ये गांव गांव जाना अपने बस की बात नहीं है। नेताजी आश्चर्य से धर्मपत्नी को बैग में मोमबत्ती के बक्से रखते हुए देख रहे थे। ये कैंडल मार्च जो है मैंने लिखी थी जब निर्भया का चल रहा था और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं और सब आगे आ रही थी, तो तब मैंने देखा कि कई जगह इस तरह से हो रही थी चर्चा, और ये तो मेरे मन में आया कि मैं इस पर लिखूं। अब मैं आपके सामने कविता जो है मेरी एक प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये जो बलात्कार पीड़िता बच्चियां हैं या जो बिल्कुल डरी सहमी सी रहती है कहीं, उनके ऊपर मैंने ये कविता लिखी थी और ये मेरी पहली कविता है। इसका शीर्षक है अनछुई। ये एक मैं कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और जब मैं वो सुन रही थी, उन बच्चियों की व्यथा सुन रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे एकदम दिमाग में कुछ शब्द गूंजे और मैंने उसको वहीं कागज़ पर उतारा, और ये मेरी प्रथम कविता है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ अभी। अनछुई। एक छोटी सी दुनिया थी मेरी, एक छोटी सी दुनिया थी मेरी, जिसमें रहती थी सबसे अनछुई। मेरे सपने थे, मेरे अपने थे उसमें, मेरे सपने थे, मेरे अपने थे उसमें, ना कोई पराया था ना बेगाना। वो सिर्फ मेरी दुनिया थी, एक छोटी सी दुनिया जिसमें रहती थी सबसे अनछुई। सहसा एक मोड़ आया, मेरे सपने जो मेरे अपने थे बिखर गए, टूट गए, बेगानी बन गई दुनिया। वो दुनिया
जो कभी मेरी थी ही नहीं। क्यों चाहा मैंने उस दुनिया को, मैं अनछुई ही अच्छी थी। ये मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। और बाकी मेरे पास अभी तो सिर्फ मेरी कुछ कविता हैं। जो मेरा फोल्डर है वो मेरे इसी में है, जो मैं अभी शायद उसको ओपन नहीं कर पाऊँगी वाले मोबाइल से। तो मैं आपको एक कविता अपनी सुना देती हूँ जो सभी को बहुत पसंद आती है। मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे इसकी फरमाइश ज़रूर होती है कि आप जो लेकर आए हैं वो तो आप रख लीजिए, ये वाली बावरा मन कविता हमको सुना दीजिए। तो आज बावरा मन ही आपके लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है बावरा मन। कितना बावरा है मन, तुम्हारे प्रेम की डोर पकड़े उड़ता रहता है उन्मुक्त गगन में यहाँ से वहाँ। परवाह नहीं इसे हवाओं के बेतरतीब रुख की, हिचकोले भरता संभलता खूब उड़ता है ये बावरा मन। हाँ, अटक भी जाता है कभी यूं ही बीच में आए अवरोधों में, पर फिर तुम्हारी ताकत से खुद को निकाल ही लेता है ये मेरा बावरा मन। थक जाता है कभी ऊंचाइयों पर पहुंचते पहुंचते, आ जाती है शिथिलता, थमने लगती है गति। बस रुकने को होता है कि तुम पुनः अपने हौसले की गर्मी से इसे तीव्र कर देते हो और उड़ने लगता है ये बावरा मन मेरा। इस बावरे मन की डोर में तुम्हारे स्पर्श की अनुभूति, तुम्हारे प्रेम की शक्ति, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ तो है जो थाम लेगा मुझे जिंदगी के हर पल में थाम लेगा और यूं ही बेपरवाह उड़ता रहेगा मेरा बावरा मन तुम्हारे साथ। ये मेरी छोटी सी एक कविता थी बावरा मन। मैं बिल्कुल हाइकू आपको सुनाती, लेकिन ये मेरा जो फोल्डर है वो ओपन नहीं हो रहा है। इसमें मैं बहुत देर से प्रयासरत हूँ, तो उसके लिए तो मुझे क्षमा चाहूँगी मैं कि कभी कुछ ऐसे ही रहा, मौका मिला तो हम ज़रूर कुछ सुनेंगे। फ़िलहाल मैं जो मैंने कुछ थोड़े बहुत शेर लिखे हैं वो सुना देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी कि कुछ ऐसे ही बैठे बैठे मैंने लिख लिए थे तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। खुद को खुद के पास बैठाकर कुछ लिख लिया करती हूँ। खुद को खुद के पास बैठाकर कुछ लिख लिया करती हूँ। कुछ ही लम्हों में फिर जिंदगी जी लिया करती हूँ। कुछ ही लम्हों में फिर जिंदगी जी लिया करती हूँ। दूसरा है, आज भी आए यूं ही दर पर मेरे, आज भी वो आए यूं ही दर पर मेरे, आज फिर मैंने उन्हें खामोशी से जिया। आज फिर मैंने उन्हें खामोशी से जिया। एक और है, धन्यवाद केशी गुप्ता जी और अशोक लवंकल जी, पांडे जी, सर्वभाषा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मेरा दिल से धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। ये मैंने कुछ लिखा है, इसके ऊपर मैं इसको आगे भी बढ़ाना चाहूँगी, ये मुझे अच्छा लगता है, आप सुनेंगे। वो साथ बैठे तो मोहब्बत सी होने लगी, वो साथ बैठे तो मोहब्बत सी होने लगी, जो थामा हाथ उसने तो मोहब्बत सी होने लगी। जो कभी बस बातें हुआ करती थी, जो कभी बस बातें हुआ करती थी, वो बातें अब गज़ल सी होने लगी, जो थामा हाथ उसने मेरा तो मोहब्बत सी होने लगी। मेरा धन्यवाद देवेंद्र भैया, सुषमा दीदी, सुषमा दुबे जी। अगला है, वो जो घर बैठे गुलिस्ता में आकर, वो जो घर बैठे गुलिस्ता में आकर तो गुलों के रंग और खिल गए। वो जो घर बैठे गुलिस्ता में आकर तो गुलों के रंग और खिल गए। कई सवाल जो थे जहन में, कई सवाल जो थे जहन में,
वो यूं ही बस सुलझ गए, वो यूं ही बस सुलझ गए। गर खौफ है तुम्हें कांटों का, गर खौफ है तुम्हें कांटों का, तो फूलों तक कैसे पहुंच पाओगे। गर खौफ है तुम्हें कांटों का, तो फूलों तक कैसे पहुंच पाओगे। गर हार कर हंसी सफर छोड़ दिया, तो मंजिल तक कैसे जाओगे। गर हार कर सफर छोड़ दिया, तो मंजिल तक कैसे जाओगे। अगला है, अंदाज गलत नहीं था मेरा, अंदाज गलत नहीं था मेरा, रिश्तों को निभाने का। कुछ मतलबी दोस्तों को मेरी हमदर्दी रास ही ना आई, कुछ मतलबी दोस्तों को मेरी हमदर्दी रास ही ना आई। और अंतिम मैं पढ़ना चाहूँगी, ये आप ही के लिए है कि अगर मुझे चुप होना है तो उसके लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मजाक कर रही हूँ, आप सुनिए। गर तुम कहो तो चुप हो जाऊँ मैं, गर तुम कहो तो चुप हो जाऊँ मैं, गर मेरी खामोशियों से चैन नहीं पाओगे। गर तुम कहो तो चुप हो जाऊँ मैं, मेरी खामोशियों से चैन नहीं पाओगे। पुकारते रहोगे ताउम्र मुझे, पुकारते रहोगे ताउम्र मुझे, वो बीते लम्हात वो कहाँ से लाओगे। पुकारते रहोगे ताउम्र मुझे, बीते लम्हात वो कहाँ से लाओगे। ये मैंने लिखा था कुछ अपनी तरफ से। और बाकी मैं बेबस हो गई हूँ, ये तकनीकी साधन जब उसको प्रिंट नहीं निकाल पाई मैं उसका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन हो चुका था, तो बड़ी मुश्किल से जितना था समेट के कहीं कॉलेज से कहीं से अपने पास में बस जमा कर लिया इस मोबाइल में, डरते डरते कि कहीं यहाँ से न चला जाए। तो वही सब आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। सर्वभाषा ट्रस्ट के सभी सदस्य, अशोक राव अंकल जी और पांडे जी, द्विवेदी जी, आप सभी और जो भी सदस्य हैं जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ, जिनके कमेंट भी बीच बीच में आए, मैं उनके नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं पढ़ने में व्यस्त थी, मैं वाचन कर रही थी। तो कहीं न कहीं वहाँ पर वो एक लिंक थी वो जो टूट जाती तो मुश्किल होता और फिर मैं शायद न्याय नहीं कर पाती। इसलिए वो सारे जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, जो आते गए बीच बीच में और मेरा उत्साहवर्धन जिन्होंने किया, उन सब का बहुत 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 आभार। और मालवी रचना ना अशोक लव अंकल जी, मैं मालवी में नहीं लिखती हूँ, अभी मैं हूँ मालवी सीख ही रही हूँ, तो जदे हूँ अच्छी तरह से सीख ही जाऊँगा मालवी तो फिर ज़रूर लिखूँगा। और सबसे पहली रचना हूँ सर्वभाषा ट्रस्ट का माध्यम से ही यहाँ प्रस्तुत करूँगा। तो मैं मालवी में बोल ही सकूँ हूँ, तो उसके बाद में मैं आप लोगों से बिल्कुल मिलूँगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। केशव पांडे जी, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। इंदौर से मेरे सारे साथी, सारे मित्र, भाई बहन सब, और दिल्ली के मेरे भाई बहन, सारे साथी, आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। और अच्छे से मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बहुत सारा लिखूं, तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं एक पूरा प्रिंट आउट निकाल के रखूँगी और आपको बहुत सुनाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें सुनाना चाहूँगी। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आज्ञा हो तो कार्यक्रम का जो है समापन सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से। जी धन्यवाद। धन्यवाद द्विवेदी जी, मुझे भी आप लोगों के साथ में रहना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ना, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ इंदौर में और आप लोग सब उधर हैं और मैं आपको सुना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब सामने बैठे हुए हैं। अमरीश भैया जी इंदौर से, दीपिका जी, जी नमस्ते। पांडे जी, अगर आज्ञा हो तो मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगी।
क्योंकि ये सब कुछ आप ही ने आयोजित किया है, आप ही का प्रयास है जी। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे। आरती, थैंक यू आरती, थैंक यू। गरिमा, एक अच्छी समीक्षक के नाते उम्मीद करती हूँ कि कुछ लिख कर दोगी। देवेंद्र भैया बहुत अच्छे समीक्षक, व्यंग्यकार, इंदौर से। अशोक अंकल, धन्यवाद। द्विवेदी जी, प्रणाम। मैं आज्ञा चाहूँगी आप सभी से अपनी ओर से, और फिर मुलाकात होगी। आप सबका आभार, धन्यवाद।